सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया कि आपके बीच में मुझे आने का और बोलने का मौका मिल रहा है। खासतौर पर डॉक्टर खुशबुल इस्लाम साहब का, तमाम टीचर्स का, जिम्मेदारों का, और ख़ुसूसी तौर पर हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का शुक्रिया जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हमेशा याद करते हैं, हर तरह हौसला अफजाई करते हैं और जिस तरह वो सोशल वर्क को, रिलीफ वर्क को या मेडिकल एजुकेशन को और हर तरह की तालीम को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह मौलाना मीडिया को भी, जर्नलिज्म को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स को हमेशा हर तरह का उनका ताउन मिलता है। जब भी मैं आता हूँ चुनाव के मौसम में तो वो हेलीकॉप्टर में मुझे अपने साथ एक दो मरतबा ज़रूर बैठाते हैं। तो ये मौलाना की मोहब्बत है, उनकी इनायत है। अजीज तलबा तालिबात और जितने जिम्मेदारान हैं, आप सभी के लिए इस फख्र का मौका है कि आप सबको हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसा लीडर और कायद मिला है, जिनकी हर शोबा में और हर जहत पर नज़र है और वो कौम के लिए, मिल्लत के लिए हमेशा हर वक्त फिक्रमंद नजर आते हैं। मैं सोचकर यकीनन हैरान हूँ कि एक शख्स जिसने अपनी तालीम मदरसे से हासिल की है या फिर बिजनेस से जिनका ताल्लुक रहा, उनकी हर शोबा पर नजर है। वो चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे आलिम दीन बने, वो अच्छे से अच्छे अंग्रेजी दां बने, वो माहिर डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो IAS बने, IPS बने, कलेक्टर बने, फिर पॉलिटिशियन बने। हर शोबा पर उनकी नजर है और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। हिंदुस्तान की तारीख पर जब आप नजर डालेंगे, और ज्यादा पुरानी तारीख नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खां और मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी से ही शुरू कीजिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीनी तालीम पर फोकस किया और मदरसा के मैदान में उनका बहुत बड़ा कारनामा था। दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा और बड़े बड़े इदारे कायम हुए। कुछ लोग थे जिन्होंने असली तालीम पर फोकस की। उन्होंने जरूरी समझा कि हमारे कौम के बच्चों का अंग्रेजी जानना, साइंस जानना, टेक्नोलॉजी जानना ज़रूरी है और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ क़याम का सिलसिला शुरू किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम अमल में आया और फिर मुल्क भर में मुख्तलिफ लोगों ने यूनिवर्सिटी कायम की। लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल मदारिस भी कायम कर रहे हैं, मदरसे में पढ़ने वालों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, स्कूल भी कायम कर रहे हैं, कॉलेजेस भी कायम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा है उनका। और फिर मेडिकल के शोबे में, दूसरे शोबे में भी वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जो ज़माने की ज़रूरत है उस रफ्तार से मौलाना चल रहे हैं। वो सियासत करना भी सिखा रहे हैं और आज़ादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। और पिछले 100 साल की तारीख़ आप नज़र उठा करके देखेंगे तो इन जैसा इनकलाबी शख्स, इनकी जैसा फ़िक्र रखने वाला, इनके जैसा बेबाक, मिल्लत का हमदर्द, मुफक्किर, दानिश्वर कोई और आपको नज़र नहीं आएगा। आज के दौर में जब हम हिंदुस्तान की तारीख़ पर नज़र डालते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, रोज़ाना मेरा मुल्क के मुख्तलिफ़ गोशों के किसी भी मामले पर मेरी नज़र पड़ती है, मेरा आना जाना होता है, मेरे पास हिंदुस्तान भर में जो वाक़यात होते हैं उसकी ख़बर मिलती है। मुसलमानों के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। कहीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, कहीं मुसलमानों को मारा जाता है, कहीं स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनकर मुसलमान बच्चों को जाने से रोका जाता है, कहीं इस्लाम के नाम पर उनको टॉर्चर किया जाता है, इस्लामोफोबिया और उस पर है, मीडिया में जहर अफशानी की जाती है। मसाइल की लंबी फहरिस्त है और उन तमाम मसाइल से मुसलमानों को छुटकारा कैसे मिलेगा, इसका हल क्या है, कैसे मुसलमान इज़्ज़त की, खुददारी की ज़िंदगी हिंदुस्तान में जी सकते हैं। और इन सब पर जब बहस होती है, इन सब पर जब गुफ्तगू होती है और बात आती है कि इस मसले का हल क्या है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है, तो सबसे बड़ा सोल्यूशन, सबसे बड़ा हल है एजुकेशन, तालीम। और तालीम के मैदान में ये बहुत बड़ा कारनामा है और आप सब लोग
मौलाना के इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, यकीनी तौर पर आप सब उनकी फ़िक्र का, उनकी मुहिम का हिस्सा है। तालीम के अलावा, एजुकेशन के अलावा सियासत करना ज़रूरी है, खिदमत खल्क ज़रूरी है, सोशल वर्क ज़रूरी है, और हर काम को मौलाना अंजाम दे रहे हैं। बिज़नेस भी मौलाना करना सिखा रहे हैं। हज़ारों लोग हैं जो मौलाना से मोटिवेट होकर बिज़नेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, जो इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपकी इकनॉमी अच्छी होगी, आपकी मैशत अच्छी होगी तो आपको गलबा मिलेगा, क़ुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, आप दुनिया पर हुक्मरानी करने का ख्वाब देख सकते हैं, और ये काम भी मौलाना कर रहे हैं। अभी मैं नीचे बैठा था और जिन 5 डॉक्टरों को आज यहाँ फैसिलिटेट किया गया, जिनकी हौसला अफजाई की गई, जिनको सम्मानित किया गया, उन सब से मैंने बातचीत की और उनसे बातचीत करके मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये सब वो लोग हैं जिनके लिए नीट की तैयारी करना, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल था। आज के दौर में भी आसान नहीं है किसी का डॉक्टर बन जाना। इंजीनियर तो लोग बन जाते हैं, मास्टर्स बन जाते हैं, सरकारी स्कूलों में दाखिला मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर बन जाना आसान नहीं है। गांव का गांव खाली पड़ा है, कोई डॉक्टर नहीं है। और मैं आसाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप केरला चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए। हिंदुस्तान का ये वो एरिया है जिनको बहुत ज़्यादा डेवलप कहा जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है, तालीम याफ्ता माना जाता है। उन इलाकों में भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां डॉक्टर नहीं है, कई सारा ख़ानदान है उस फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं बन सका। आसाम के बारे में तो तसव्वुर है कि हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड स्टेट है, हिंदुस्तान का सबसे पसमादा एरिया है, और ये जो लोअर आसाम का एरिया है जिसमें धुबरी आता है, बारपेटा आता है, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पसमादा माना जाता है। दुनिया भर में लोग गिरी निगाहों से इस एरिया को देखते हैं, लोग आने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे दोस्तों अहबाब फ़ोन करके पूछ रहे हैं कैसा मौसम है, कैसी सिचुएशन है, वहाँ रहने के लिए कोई होटल है नहीं है, खाने पीने के लिए होटल है नहीं है। उनको लगता है कि दुनिया के हिस्से से कटा हुआ है, बिल्कुल चौर और जंगलों में बसा हुआ धुबरी का एरिया है। लेकिन इन इलाकों के रहने वाले, जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ आज भी नाव से, कश्ती से जाना पड़ता है, जिसकी कनेक्टिविटी दुनिया से ख़त्म है, उन बच्चों ने अजमल सुपर 40 में नीट की तैयारी की, आज डॉक्टर बन गए। इससे बड़ा कारनामा कुछ और नहीं हो सकता। आप ही में से किसी ने कहा कि उन्होंने नीट का कभी नाम ही नहीं सुना था। किसी ने कहा कि उन्होंने साइंस इसलिए अपने सब्जेक्ट में नहीं रखा क्योंकि उनको ये मालूम था कि साइंस की तालीम बड़ी महंगी होती है। हमारे लिए साइंस की तालीम हासिल करना हमारी फैमिली के लिए मुश्किल होगा, इसलिए हमने साइंस को अपने सब्जेक्ट में नहीं रखा। कई ने यह कहा कि हमने अपने गांव के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था, हवाई जाते हुए डर लग रहा था, मैं रो रहा था, लेकिन आज ये सब डॉक्टर बन गए हैं। अभी तो सिंपल ड्रेस में आए हैं, असामी रुमाल इन्होंने रखा हुआ है, तो आपको इनकी अहमियत और कदर कीमत नहीं मालूम पड़ रही होगी। लेकिन जब यही डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे, इनके कंधे पर आला रखा होगा, तो फिर आपको इनकी कदर समझ में आएगी, इनकी कीमत समझ में आएगी। इनसे मिलने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, इनसे सजेशन लेने के लिए, मशवरे लेने के लिए। अभी इन्होंने आपको सजेशन दिया, टिप्स बताया कि कैसे पढ़ना है, कैसे तालीम हासिल करनी है, लेकिन आपको ज़्यादा इसकी कदर नहीं मालूम हुई होगी। यही अगर कोई डॉक्टर अपने यूनिफॉर्म में आ जाएगा पूरे प्रोफेशनल अंदाज में, तो आपको लगेगा कैसे कामयाब हो गए, पूरी इनकी ये स्टोरी है, इनका बैकग्राउंड है। लेकिन ये सब भी उसी लिस्ट में शामिल है, उसी फहरिस्त में शामिल है। इसलिए आप सब इनको सैल्यूट कीजिए, आप सब इनको सलाम कीजिए, इनको आइडियल मानिए, इनको रोल मॉडल मानिए, और इन्होंने जो आपको टिप्स बताए हैं, जो सजेशन दिए हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक मेरी बहन, आप में से हर मेरा भाई अगले सालों में डॉक्टर होगा, वो इंजीनियर होगा, और पूरी कौम को आप पर फख्र होगा। एक और बात याद रखिए, डॉक्टर्स तो अब तेज़ी से लोग होने लगे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर नीट की तैयारी कराई जा रही है।
जिनके पास पैसा है वो फीस देकर पढ़ रहे हैं। लेकिन आप में से जो लोग डॉक्टर बनेंगे और जो दूसरे डॉक्टर्स बन रहे हैं, उनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि आप अजमल सुपर 40 में तालीम हासिल कर रहे हैं। आपकी सरपरस्ती मौलाना बदरुद्दीन अजमल कर रहे हैं, इसलिए आपके पास इंसानियत होगी, आपके पास अखलाकियात का इल्म होगा। आप मेडिकल को इंसानियत की खिदमत का ज़रिया समझकर अंजाम देंगे। आप इसको पैसा कमाने का ज़रिया नहीं बनाएंगे। आप गरीबों का खून नहीं चूसेंगे। आपका मिजाज ऐसा नहीं होगा कि कोई पेशेंट आया, उसकी जान निकलने वाली है, उसकी रूह निकलने वाली है, और आप कहेंगे पहले 50,000 रुपया रखो तब हम इसका इलाज शुरू करेंगे, बल्कि आप पेशेंट को देखते ही इलाज शुरू कर देंगे। ये मैसेज आपके ज़रिए जाएगा और ये खिदमत होगी और यही सही खराज अक़ीदत होगा। वरना आज की तारीख़ में जो मेडिकल का शोबा है, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बदनाम हैं, पेशेंट जाता है, जान ख़तरे में होती है, फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और बड़े बड़े डॉक्टर, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास महंगी गाड़ियों की कमी नहीं है, बड़ा से बड़ा उनका अस्पताल है, लेकिन वो डॉक्टर इतना जालिम होता है कि मरते हुए पेशेंट को हाथ नहीं लगाता, इस वजह से कि वो सामने वाली फैमिली को देखता है कि बहुत गरीब है, कमज़ोर है, इनके पास पैसा नहीं है। अगर हमने इनका इलाज करना शुरू कर दिया और अगर इसकी जान चली गई, इसकी मौत हो गई, डॉक्टर को भी पहले से अंदाज़ा होता है कि इसकी जान ख़तरे में है, हम हाथ लगा देंगे तब भी इसकी जान नहीं बच पाएगी, इस वजह से वो हाथ ही नहीं लगाता, और जानते हुए भी वो पहले पैसा जमा करवाता है, पैसा डिपॉजिट करवाता है, तब हाथ लगाता है। ये डॉक्टर नहीं, ये जालिम होते हैं, ये डॉक्टर नहीं, ये इंसानियत के दुश्मन होते हैं। आपको इस प्रोपेगेंडा को ख़त्म करना है और एक डॉक्टर कैसा होता है उसकी इमेज कायम करनी है, और ये सब काम आपके ज़रिए ही होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हिंदुस्तान का जो माहौल है, आसाम की जो सूरत हाल है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल लगातार उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल मदरसों के फाउंडर है, दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन है, जमीयत उलमा हिंद एक मजहबी तंजीम है, उसके वो सदर हैं। मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर उन्होंने कायम कर रखा है, जहाँ से मदारिस के फजला को अंग्रेज़ी में तालीम दी जाती है। ये मौलाना का बहुत बड़ा इनकलाबी कारनामा है। मदारिस के फजला के हवाले से मैं ख़ुद एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। लोगों का यही तसव्वुर था कि मदरसा वाले सिर्फ दीन जानते हैं, दुनिया नहीं जानते, वो सिर्फ उर्दू जानते हैं, अरबी जानते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं, उसके अलावा ज़माना की आंखों में आंखें डालकर बात करने की, गुफ्तगू करने की उनमें सलाहियत नहीं होती है। मौलाना अजमल ने एक इनिशिएटिव लिया, एक फ़ैसला किया, मरकज़ुल मारिफ कायम किया, और आज उनके इदारे की वजह से दुनिया भर में मदारिस के फजला अंग्रेज़ी में आर्टिकल लिख रहे हैं, जर्नलिज़म कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अमेरिका में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े ओहदों पर वो फाइज हैं। आसाम की असम्बली में मदरसे के फारिग हैं, पार्लियामेंट में वो ख़ुद हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का मदरसे के अलावा स्कूल के मैदान में कारनामा है, सियासत में उनका कारनामा है, दूसरे शोबों में वो कारनामा है, और इसको लगातार वो बढ़ा रहे हैं। और उनको सपोर्ट करना, उनके इस मिशन को आगे बढ़ाना आप सबकी जिम्मेदारी है। जब आप सब यहाँ से निकलिए, अपने अपने शोबों में काम कीजिए, तो आपके जहन में बात रहनी चाहिए कि अजमल फाउंडेशन का जो विज़न और मिशन है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो सोच है, वो सोच आगे बढ़े, वो सोच तरक्की करे। आप जिस शोबे में भी जाए, जिस जगह में भी जाए, लेकिन उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहें। मौलाना अजमल से आज भी हज़ारों लोग बिहार के, दिल्ली के, यूपी के और अलग अलग जगहों के कहते हैं कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को आसाम से बाहर निकाल कर यहाँ लाइए, आप अपने इंस्टीट्यूट को आसाम के बजाय यूपी में, दिल्ली में शुरू कीजिए। यहाँ ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, ज़्यादा लोग मिलेंगे, ज़्यादा रीच मिलेगी, ज़्यादा मीडिया में आपको कवरेज मिलेगा, ज़्यादा तारीफ़ होगी, क्योंकि आसाम में बंगाली ज़ुबान बोली जाती है, आसामी ज़ुबान बोली जाती है, मेन स्ट्रीम सब कट जाते हैं। लेकिन मौलाना अजमल की सोच ये है कि हमें शोहरत नहीं चाहिए, हमें तारीफ़ नहीं चाहिए, हमें मीडिया में स्पेस नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने इलाका की गुर्बत को दूर करना है, इलाका की जहालत को दूर करना है, इस इलाका को तालीम से आरास्ता करना है। और इसीलिए वो पूरी दुनिया को छोड़कर, शोहरत को छोड़कर
मीडिया को छोड़कर सिर्फ आसाम पर तवज्जो दे रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, खास सियासत के शोबा में हो, तालीम के शोबा में हो या दूसरे शोबा में हो। ये उनकी कुर्बानी है, ये उनका खुलूस है, ये उनका जज्बा है। वरना बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, एक जगह से काम शुरू करते हैं, वहाँ वो कामयाब नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते और पूरे हिंदुस्तान में अपने पाँव को फैला देते हैं। वो इंडिया से बाहर तक निकल जाते हैं क्योंकि उनका मकसद बिजनेस होता है, तिजारत होती है, शोहरत होती है। वो कौम के जालों को होनहार और कामयाब बनाना नहीं चाहते। लेकिन मौलाना अजमल आपको कामयाब बनाना चाहते हैं, होनहार बनाना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार यहाँ मजबूती हासिल कर रहे हैं और घर घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इन काविशों को आप सलाम कहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। बहुत मशहूर शेर है कि अल्लामा इकबाल का कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत शुक्रिया।